जय हिंद जय भारत। मैं आपका स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग की सीरीज है एकेटीयू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। और जिस तरह थंबनेल पे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसी लाइन से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम लोग अपने यूनिट 2 पे डिस्कशन कर रहे थे और यूनिट 2 पे डिस्कशन हम लोग 6 क्वेश्चन कर चुके थे ट्रसेस के ऊपर। उसी पे बढ़ते हैं आगे कि एक टाई कैरियर लोड, हम क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 पे जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि अटाई लोड होता है, अटाई कैरी लोड। टाई मतलब क्या होता है, एक बार है, एक मेंबर है, उसको आप दोनों तरफ से घसीटते हैं तो किस तरह का लोड आएगा, टेंसाइल लोड आएगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज द फिलिंग इन द ब्लैंक्स, टेंसाइल लोड इज कंसिडर। If a J represent the number of joint, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। If a J represent the number of joint and M is a number of member in a trusses, the condition of perfect trusses। बिल्कुल क्वेश्चन को घुमाया है, बस पहला ही क्वेश्चन घुमा के रख दिया है। M is equal to 2J minus 3। So that's the answer is called M is equal to 2J minus 3। अब कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ आंसर दे रहा है, भैया मेरा कोई ये नहीं कंसेप्ट है कि आप आंसरों में समय बर्बाद करें। आप रीजन समझिए क्यों ये आंसर दिए जा रहा है, ठीक है। फॉर अ डिफिशियंट फ्रेम, आपको बार बार बताया डिफिशियंट फ्रेम में क्या होता है, m इज लेस देन 2j माइनस 3। और लेस देन का सिंबल क्या होता है, कुछ मेरे साथी हैं, मान लीजिए ये LHS इस तरह इधर हो गया और ये RHS हो गया। अब आप लोग कहेंगे LHS और RHS कौन सा क्या है, अरे भाई नंबर ऑफ मेंबर m हो गया और ये 2j माइनस 3 हो गया। अब देखिए, अब जब ये दोनों इक्वल होता है तो वो फ्रेम क्या कहलाता है, परफेक्ट फ्रेम कहलाता है। और जब दोनों इक्वल नहीं होता है तो इनपरफेक्ट फ्रेम, और उसमें शर्त ये लग जाती है कौन सा लेस है। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो शर्त ये होगा कि कभी LHS कम होगा या LHS ज्यादा होगा। तो जब LHS कम होगा तो इस तरह का फ्रेम कौन सा होता है, डिफिशिएंट ट्रसेस। जब LHS ज्यादा होगा तो इस तरह का फ्रेम कौन सा होता है, रेडिएंटेंट फ्रेम। तो इस तरह के भी क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो गए। द मेथड ऑफ ज्वाइंट, अब मेथड ऑफ ज्वाइंट की क्वेश्चन करा जाए, ध्यान से सुनिएगा। मेथड ऑफ ज्वाइंट इज एप्लीकेबल इफ नंबर ऑफ अननोन एट अ ज्वाइंट आर, देखिए जाए मेथड ऑफ ज्वाइंट जो होता है वो एप्लीकेबल होता है तब तक के लिए जब उसमें दो अननोन हैं। क्योंकि तीन अननोन इसलिए नहीं सेटिस्फाई करते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि मेथड ऑफ ज्वाइंट में हम इक्वेशन बस लगाते हैं, हॉरिजेंटल फोर्स इज इक्वल टू 0 और वर्टिकल इक्वल 0। और आप लोग सभी लोग मैथ के स्टूडेंट, आपको मालूम है कि जब यहाँ पे दो इक्वेशन और दो अननोन होंगे तो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या होता है कि हम इसको सॉल्व करने के लिए आसानी से बढ़ जाएंगे। तो हम मेथड ऑफ ज्वाइंट एक ज्वाइंट पे दो अननोन है तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई क्वेश्चन नंबर 12 फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा आंसर 2। इफ द फोर्स इन द मेंबर एक्ट अवे फ्रॉम द ज्वाइंट देन द, अच्छा कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेंबर है और इस मेंबर में फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। इसका मतलब क्या कह रहा है, मान लो ज्वाइंट ये है, वो कह रहा है ज्वाइंट, मान लो ये बी पॉइंट ज्वाइंट है और ये मेंबर है, ये दो मेंबर गए हैं, मान लीजिए ये दो मेंबर हैं। तो आपको मेंबर समझना पड़ेगा। अब देखिए ब्रीफ में मैं बता रहा हूं आपको, मेरे टॉपिक देखना पड़ेगा ये कैसे है। तो ये ज्वाइंट मैंने कंसीडर किया, इसमें दोनों, एक एरो अंदर की तरफ एक एरो बाहर की तरफ। तो जब अंदर वाले एरो को हम लोग कहते हैं कंप्रेसिव, कौन सा लोड हो गया, कंप्रेसिव हो गया जब हम लोग मानते हैं। और ये वाला कौन सा लोड हो जाता है, हम लोग कहते हैं ये वाला लोड हो जाता है टेंसाइल। ये वाला कौन सा लोड हो जाता है, टेंसाइल। सो दैट्स व्हाई इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ द फोर्स इन अ मेंबर एक्ट अवे फ्रॉम द ज्वाइंट, ज्वाइंट के अवे है तो कौन सा होता है, टेंशन। सो दैट्स व्हाई टेंशन कंसीडर हम लोग करते हैं। आप जब इफ द फोर्स ऑन द मेंबर एक्ट टुवर्ड द ज्वाइंट की तरफ हम लोग बात करेंगे, ज्वाइंट की तरफ आ रहा है तो वो कौन सा है, कंप्रेशन। सो दैट्स व्हाई कंप्रेसिव फोर्स इज अप्लाइड। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी हमारा अप्लाई हो गया। अ मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव फोर्स, जब कंप्रेसिव फोर्स कोई मेंबर कंसीडर करता है, मान लीजिए एक मेंबर है और वो कंप्रेसिव फोर्स कंसीडर करता है, तो इसको कहते हैं स्ट्रक्ट। क्या कहते हैं, स्ट्रक्ट, STURUT, स्ट्रक्ट। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्ट्रक्ट कहते हैं। जो मेंबर है इसको टाई कहते हैं, जब टेंसाइल फोर्स लेता है तो उसको टाई कहते हैं। अ मेंबर कैरिंग जीरो फोर्स, जब किसी मेंबर में जीरो फोर्स होता है तो नल कहा जाता है उसको, नल। सो दैट इज कॉल्ड द नल। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज डिस्कस। अब हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं, ये हमारे बेसिक क्वेश्चन थे आपके ट्रसेस के पार्ट से जो आपको हेल्प करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बीम से। अभी क्वेश्चन बीम की पार्ट से हम लोग डिस्कस करते हैं। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कह रहा है, एक मैक्सिमम, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर्मूले पे बेस पे हम लोग लाए हैं। एक मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, आप देखिए पहली चीज तो आप ये समझिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता क्या है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जहां डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, जब आप मूवमेंट लेते हैं। तो आपको मूवमेंट लेना हमने कब बताया था, जब आपको सपोर्ट रिएक्शन सिखाई थी मैंने, सपोर्ट रिएक्शन खिलाई थी तो आपको बताया था मैक्सिमम
तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन सिंपली सपोर्टेड बीम इज WL/4 पे होता है। कैसे होता है एक बार मैं बता दे रहा हूं आपको, दोबारा नहीं। मान लीजिए ये रिएक्शन RA है और ये आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा RB। देखिए इतना समय नहीं होता है ऑब्जेक्टिव को क्लैरिफाई करने के लिए, लेकिन कुछ बच्चों के संदेह होगा कि आप फॉर्मूले रटा रहे हैं, लेकिन ये सब मैंने डिस्कस कर दिया था। L आपकी डिस्टेंस है, तो देखिए इसकी रिएक्शन क्या निकलेगी आपको मालूम है, RA इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट करूं तो RB इज इक्वल टू क्या निकलेगी, WL/2। कोई दिक्कत? अब जब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लेंगे तो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहीं पे आएगा। कैसे? WL/2 इंटू L/2, ये डिस्टेंस L/2, क्योंकि यहीं तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा ऐसे बीम यहीं पे, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहां से WL/2, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L/2, ये वाली L/2, तो ये टूड़ क्या हो जाएगा, तो WL/2 तो क्या हो जाएगा WL/4। So that's why maximum bending moment and a support reaction is WL/4. Maximum bending moment in a distributed load, जरा समझते रहिएगा, ये कह रहा है कंसंट्रेटेड लोड पे और ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पे कह रहा बाबू, तो बस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम ही है, तो वहां पे जब इसका फॉर्मूला बस हो जाता है WL²/8। देखिए रटने का तरीका, WL/4 इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ दैट लोड सिंपली। और जब आपका सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल लगा हुआ है, मान लीजिए ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पे यूडीएल पड़ा है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है WL²/8। ठीक है, याद हो गया? यहां से जरूर डेफिनेटली एक क्वेश्चन हिट करेगा आपका। द शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ कैंटिलीवर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। द शेप फॉर अ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कैंटिलीवर पे बीम कैरिंग एंड लोड इज, एंड लोड पे मान लो ये एक आपका कैंटिलीवर बीम है और इसके यहां पे आता है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो ऐसे ही जाएगा ना, इसका एंड लोड पे एक लोड लगा है, तो कौन सा ट्रायंगुलर आएगा। आपको मालूम है, आपको मैंने पढ़ाया था पहले वीडियो में, तो उसमें आपको यही बताया था ना कि कंसंट्रेटेड लोड का जो डायग्राम बनता है वो लीनियर बनता है, तो यहाँ पे तो जीरो है। जैसे जैसे इसके आपके क्या होगा, लोड पे जाएगा, तो यहां से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो इस तरह ये डायग्राम सीधा लाइन बनेगी, तो ये ट्रायंगल की तरीके बनेगा। तो ट्रायंगुलर कैंटिलीवर की कहानी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है, शेप, मतलब हमें शेप बताइए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कैंटिलीवर बीम पे। द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कह रहा है एक वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम, वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन चाहिए इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूडीएल को कैरी कर रहा है, तो वो क्या होगा आपको मालूम है, यूडीएल कैरी कर रहा है, तो उस तरह में यूडीएल में क्या होता है, पैराबोला होता है। आपको बताया था यूडीएल में पैराबोला, तो यहाँ हाइपरबोला तो कतई नहीं हो सकता है, लीनियर हो नहीं सकता। लीनियर तब होता है जब कंसंट्रेटेड लोड होता और यूनिफॉर्म होता नहीं, तो ये तो दोनों तो वैसे ही कट गए थे कि आप लोग को मालूम इस तरह का कोई ग्राफ नहीं बनता है, या तो लीनियर या पैराबोला या क्यूबिक, तो आपका पैराबोला बनेगा। इफ अ बीम इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट बेंडिंग मूवमेंट, constant bending moment, if a beam is subjected to constant bending moment along its length, then the shear force will be, बेंडिंग मोमेंट वहां कांस्टेंट है, जब बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट तो shear force will be क्या हो जाएगा वहां पे, जीरो ऑल सेक्शन अलोंग द बीम, वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट वहां कांस्टेंट है, इट्स मीन लोड नहीं वेरी कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ही आपका नहीं मतलब यहाँ चेंज कर रहा, तो जीरो एट द ऑल सेक्शन अलोंग द बीम। देखिए पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपको क्या बताया था पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर क्या होता है? पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर होता है आपका वह पॉइंट जहां बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। सो ये हमेशा अकर होता है ओवरहैंगिंग बीम में इस तरह का। सो द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर अकर इन ओनली ओवरहैंगिंग बीम। एट द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, जब पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर होता है, द डिफ्लेक्शन इज जीरो, नहीं, द स्लोप इज जीरो, नहीं, shear force इज जीरो, नहीं, द बेंडिंग मोमेंट चेंज साइन, वहां बेंडिंग मोमेंट क्या करेगा, चेंज साइन करेगा, और वहां पे shear force मैक्सिमम होगा आपका। अब बीम इज सेट टू बी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, बीम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ पे होगा, तो वहां जब यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ क्या मतलब समान स्ट्रेंथ की है, जब वहां पे क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस आपकी कांस्टेंट रहेगी, क्या होगा, सिग्मा बी। आपको अभी हम जब 5वीं यूनिट की डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा सिग्मा बी क्या होता है। सो आप बेंडिंग स्ट्रेस पूरे बीम में जब तक कांस्टेंट होगा तभी वो क्या कहेगी, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम कहलाएगी। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ कैंटिलीवर बीम कैरिंग एंड लोड, एंड लोड पे एक है, मान लीजिए एंड लोड, ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि मान लीजिए एक कैंटिलीवर और इसके एंड लोड, तो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इसका कहां आकर होगा। सो आपको मालूम है इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी कहां आकर होगा, इसी जगह एंड पॉइंट पे ही आकर होगा। क्यों,
आप ये जब कैलकुलेट करेंगे तो लेंथ के साथ ये वेरी करेगा और यहीं पे तो WL मैक्सिमम हो जाएगा।